आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। बात नेताओं के बिगड़े बोल की। यह 21वीं सदी है और हम मुहज्जब मुआशरे की तश्कील के लिए कोशा हैं। बड़े बड़े मुहज्जब और उजले लिबास में मलबूस रहनुमा रोज नए मंसूबों को अमली जामा पहनाने के दावे करते हैं ताकि हम तहजीब के साथ तरक्की की राह पर अपने कदम आगे बढ़ाते रहें। लेकिन जब रहबर ही रहजनों की जबान बोलने लगे तो आम लोग क्या करें? जिनके हाथों में समाज की क़यादत की बागडोर हो, उनकी जबान जब गैर मियारी हो जाए तो कोई क्या करे? कोई वजीर कैंसर की वजह पिछले गुनाहों को करार दे, कोई बड़ा लीडर किसी दूसरे लीडर के घर में घुसकर उसे मारने की धमकी दे डाले, कोई उम्मीदवार धमकी देकर वोट मांगे और कोई सियासी रहनुमा हाथ काटने की धमकी दे। तो जरा आइन की किताब के वरक को पलटिए और समझने की कोशिश कीजिए कि सियासत का मियार दरअसल पहुंच कहां गया है और कितना नीचे गिर गया है, और इन सब के बीच इंसानियत कहां पर खड़ी है, जमहूरियत का क्या हाल है। इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। वैसे हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो पूरा मुल्क खुशी मनाने लगा। खुशी आजादी की, खुशी खुली हवा में सांस लेने की, खुशी अपने तरीके से जिंदगी जीने की, खुशी अपनी बात की आजादी के साथ उसे रखने की। लेकिन इन्हीं खुशियों के बीच आजादी की हद भी मुतय्यन की गई और कहा गया कि आपकी आजादी वहीं तक महदूद है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। लेकिन आजादी के इस हंगामे में किसी की नाक का ख्याल आखिर किसको है? एक देखिए, फिसलती जुबान पर बिगड़ते बयान का सिलसिला कहां तक पहुंच रहा है, उस पर एक खुसूसी रिपोर्ट, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। ये 21वीं सदी है, मुल्क बदल रहा है और बदल रहे हैं लोगों के बयान और जबान। जिसका जो दिल चाहा आजादी से बोल पड़ा। बाराबंकी वाले नेताजी का बयान तो याद ही होगा। पूरी जमहूरियत का दस्तूर ही उन्होंने अपने बयान से उलट दिया और वोट मांगने का नया तरीका भी लोगों को बता दिया। तारीफ की बात यह है कि नेताजी रणजीत बहादुर श्रीवास्तव बीजेपी के लीडर हैं और चेयरमैन ओहदे के लिए बल्दिया इंतखाब लड़ रही अपनी अहलिया के लिए वोट मांग रहे थे। सिलसिला यही थम जाता तो आंसू कुछ जाते, मगर बिहार बीजेपी के सदर ने भी इख्तिदार के नशे में चूर ऐसे बोल बोले कि एक बार फिर इजहार राय की आजादी का मतलब समझने के लिए आईन और दस्तूर की किताब उठानी पड़ी। नित्यानंद राय वजीर आजम की तारीफ करते हुए कहते हैं कि अगर पीएम पर कोई उंगली या हाथ उठाता है तो उसे काट देना चाहिए। राय साहब जब ये तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त सूबे के नायब वजीर आला सुशील मोदी भी मौजूद थे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जिंदगी का 79वां जश्न मनाते मनाते मुलायम सिंह यादव इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी गुफ्तार से ही काबू खो दिया। उन्हें नहीं मालूम कि वो क्या कह रहे हैं और ना ही उन्हें इस बात का ख्याल कि वो भारत के साबिक वजीर दिफा रह चुके हैं और सबसे बड़ी रियासत के वजीर आला भी रहे। मौसूफ कहते हैं कि उन्होंने मुल्क की एकता के लिए कारसेवकों पर गोलियां चलवाई, उनमें 16 लोग मारे गए। अगर और मारने होते तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और मारती। दरअसल मौलाना का लक़ब हासिल करने वाले मुलायम मुसलमानों में कमजोर पड़ती अपनी पकड़ को किसी भी सूरत मजबूत करना चाहते हैं। असेंबली में हारे तो क्या हुआ, कम से कम बल्दियाती इंतखाबात में इस बयान से फायदा मिल जाए। सियासत का मेयार कितना गिर चुका है, इस बात का अंदाजा इसी से लगता है कि बिहार के साबिक वजीर सेहत और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव सुशील मोदी को घर में घुसकर मारने की धमकी देते हैं। बिहार के औरंगाबाद में अवामी इजलास को खिताब करते हुए तेज प्रताप क्या अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे थे, ये तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि सियासी इख्तिलाफात जातियात पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। और हाँ, इन्हीं फिसलती जबान और बेतुके बयानों के बीच एक बहुत बड़ा ईजाद भी हो गया है।
अब डॉक्टर्स को कैंसर की बीमारी की वजूहात नहीं तलाशनी पड़ेंगी, न रिसर्च करना पड़ेगा और न ही डायग्नोस। जी हां, असम के वजीर सेहत हेमंत बिस्वा शर्मा जी बता रहे हैं कैंसर की वजह। वो कहते हैं कि कैंसर कोई बीमारी नहीं बल्कि पिछले गुनाहों की सजा है, ईश्वर का इंसाफ है। इसके अलावा मरकजी वजीर गिरिराज सिंह, ओवैसी और दीगर बड़े रहनुमाओं के वक्तन फवक्तन बेतुके और बेलगाम बयानात आते रहते हैं। किसी ने धमकी से वोट मांगा, किसी ने हाथ काटने की धमकी दी, तो कोई गोली चलवाकर अपनी पीठ आप थपथपा रहा है। कोई किसी के घर में घुसकर मारने की दिलेरी दिखा रहा है और कोई कैंसर जैसे मूजी मरज की वजह बता रहा है। सबके अंदाज अलग हैं, लेकिन निशाना जमहूरियत पर है, हदफ अवाम है और मजाक सियासत का उड़ा रहे हैं। और इन सब के बीच लोग कह रहे हैं कि सियासत का मियार कितना गिर चुका है, रहनुमाओं की जबान कितनी खराब हो चुकी है। सैयद अब्बास मेहदी, जी सलाम। बात नेताओं की बदजुबानी की आज नई नहीं है, बल्कि ये बहुत पहले की बात है और तमाम मुल्क के बड़े सियासतदान ऐसे हैं जिनकी जबान फिसली, जिन्होंने गैर मेयारी बात कही, कभी किसी पर निशाना साधने के लिए तो कभी किसी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन अफसोस तब होता है जब इस तरह के बयानात को भी सही ठहराने की कोशिश कर दी जाती है और सही ठहराने वाले भी किसी जिम्मेदार ओहदे पर ही काबिज होते हैं। अब देखिए ना, रंजीत बहादुर ने जहां मुसलमानों को धमकी देकर वोट मांगने की कोशिश की तो योगी हुकूमत में वजीर मोहसिन रजा साहब इसका बचाव करते नजर आए, जो कि अपने आप में भी अफसोस का हामिल है। मोहसिन रजा साहब ने कहा वो आपको सुनवाते, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। देखिए, आपको ऐसा होता है कि आप मीडिया के लोग हैं, हम आपसे कुछ बोलेंगे लेकिन अभी जो बोल रहे हैं इसके बाद की लाइन काट सकते हैं आप। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रंजीत श्रीवास्तव जी ने जो बात कही थी, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं खुद सबसे कहता हूं कि देश में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार, अब अगर फिर भी आप गुमराही में आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको कुछ देने वाले नहीं। सबका साथ, सबका विकास के साथ आप आएंगे तो यहाँ का विकास होगा। हम मुसलमान भाइयों से यही आह्वान कर रहे हैं कि आपको बहकावे में बहुत से लोगों ने बहकाकर 67 साल आपको बहकाया है। आज मोदी जी कहते हैं कि देश में मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। ये हमने कहा, कांग्रेस ने नहीं कहा है। तो मोहसिन रजा दरअसल खुद उसी कौम से आते हैं जिस कौम को धमकी देने की बात रंजीत बहादुर पर कही गई, लेकिन फिर भी सियासी मजबूरी ही है जो शायद इस तरह से बचाव करने की भी जरूरत उन्हें नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई एक खास पार्टी से कोई जुड़ा हुआ इंसान इस तरह की बयानबाजी करता है और गैर मेयारी बात करता है, जिम्मेदार ओहदे पर होते हुए भी एक तरीके से हेट स्पीच का सहारा लेते हो या फिर किसी को दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हो? जी नहीं, हम सब जानते हैं कि कोई एक पार्टी तक ये महदूद नहीं है, बल्कि सभी सियासी पार्टियों के तमाम बड़े चेहरे इस तरह के नाजेबा अल्फाजों का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसी पर हम जरा बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि क्यों आखिर इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, कौन सी ऐसी सियासी मजबूरी है जो इस तरह के बयान देने पर मजबूर करती है तमाम लीडरान को। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ 5 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, आईपी सिंह साहब जो कि बीजेपी के लीडर हैं, इसके अलावा कमलाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ लखनऊ से ही मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के तर्जुमान हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में जेडीयू लीडर अफजल अब्बास साहब मौजूद हैं। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं और डॉक्टर अजय जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। अमलेंदु उपाध्याय, मैं सियासी बातचीत पर जाऊं और तमाम लोगों से रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं कि इस तरह की जो क्योंकि हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं, क्योंकि मुल्क का एक तरीके से सियासी मयार इतना गिर गया है कि हर सियासी पार्टी के तमाम लीडरान ऐसे नहीं कि कोई छुटमुल्ले नेता हो, बल्कि बड़े बड़े सियासी चेहरे भी इस तरह के नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर चुके हैं। आखिर क्यों ऐसी जरूरत आन पड़ती है और क्यों इस तरह के अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है? देखिए, आपने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में जो बात कही कि जो सियासी इख्तिलाफात हैं
वो व्यक्तिगत संबंधों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। और सबसे खराब बात यह है कि जो छोटे कद के लोग हैं वो अब राजनीति में आगे बढ़ करके आ रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक दल में हो, ये लगभग सभी दलों के अंदर इस तरीके से होता जा रहा है। तो जब छोटे लोग आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उनमें बड़ा करने की क्षमता नहीं होती है, तो वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके ही फिर बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम जनता भी हमारी जो है वो ऐसे लोगों को तवज्जो ज़्यादा देने लगी है। तो ये दोष जो है वो सिर्फ नेताओं का ही नहीं है, जनता का भी दोष है और राजनेताओं का भी दोष है, दोनों का ही दोष है। तब क्या हो जब खुद जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। चलिए ठीक है, नहीं वो के पास कोई बात नहीं, वो छोटी बात बड़े जो बड़े चेहरे ऐसे क्यों बोलते हैं? नहीं, बड़े चेहरे जो हैं वो चेहरे बन गए हैं बड़े। वो बड़े चेहरे बनने लायक नहीं थे, छोटे ही लोग थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो बड़ा चेहरा बन गए। तो जाहिर सी बात है कि जो उनका छोटापन था वो तो बड़ा नहीं हो जाएगा ना। तो जो उनके अंदर का छोटापन था वो बार बार निकल करके बाहर आता है। अब आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आज की राजनीति में आप कोई पंडित नेहरू देखें, डॉक्टर लोहिया देखें और आप उम्मीद करें कि अब उस तरीके की बहस होगी या अटल बिहारी वाजपेयी हो, आप उस तरीके की आप बहस की उम्मीद करें तो अब इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है। चलिए ठीक है, ये एक अफसोसनाक बात है। लेकिन आईपी सिंह साहब, एक तरफ रंजीत बहादुर श्रीवास्तव साहब कुछ तरह के सीधे सीधे धमकी देकर के वोट मांगते हैं, नित्यानंद राय साहब हाथ काटने की बात करते हैं, उस पर मोहसिन रजा साहब जो है रंजीत बहादुर का बचाव करते हैं। आखिर क्या जरूरत है सर? अगर एक गलती हो गई तो उसके बाद आप या तो उस पर एक्शन लीजिए, कम से कम दूसरों को इसके ऊपर आगे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने का मौका ना मिले, या फिर कहीं कहीं एक तरीके से मौन स्वीकृति आप दे देते हैं, खामोश रह करके ही उनको धीरे से बढ़ावा देते थे, पीछे से बैक सपोर्ट। देखिए, अभी मेरे से पहले जो वक्ता बोल रहे थे उन्होंने बहुत साफ तौर से कहा कि कुछ ऐसे लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो रंजीत बहादुर सिंह, ठीक बात है कि आज वो बीजेपी से उनकी पत्नी प्रत्याशी हैं या वो स्वयं लड़ रहे हैं, अभी मैंने उसको देखा नहीं है। लेकिन वो इससे पहले कई राजनीतिक दलों में रहे हैं, शायद पहली बार वो बीजेपी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर नहीं सर, नहीं आईपी सिंह साहब, अगर कोई चुनाव तो कोई अगर कोई भी वायलेशन, उनकी बीवी लड़ रही है दरअसल, और वो अपनी बीवी के लिए वोट मांगते वक्त मुसलमानों को धमका रहे हैं। नहीं, ये उनके व्यक्तिगत एजेंडे हो सकते हैं, उनकी व्यक्तिगत बातों से पार्टी का दूर दूर तक खालिद साहब कोई भी लेना देना नहीं है। निश्चित तौर से ये चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात कही है तो पार्टी पूरी तरह उसका संज्ञान लेगी, पूरी तरह उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को भी पार्टी इजाजत नहीं देती है कि आप जो अमन चैन है उसको आप छीनिए, आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए पार्टी को इस अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। ये पार्टी खालिद साहब कतई इजाजत नहीं देती है। और जो हमारे बिहार के भी प्रदेश अध्यक्ष ने जो बातें कही थी उसको, वो पार्टी को नागवार गुजरी है। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई पार्टी में खुलकर उसकी तारीफ कर रहा है, किसी को भी इजाजत नहीं। अगर आपको कोई बड़ा फोरम, बिल्कुल ठीक बात है का अवसर मिला है, ठीक बात है। लेकिन आईपी सिंह साहब, मियां एक मिनट में बताऊं कि आजम खान ने पिछले साल इसी समय एक बयान दिया था, आबादी को लेकर साक्षी महाराज ने कुछ कहा, तो साक्षी महाराज ने जो कहा कि 8-8 बच्चे पैदा करना चाहिए, 10 बच्चे पैदा करना चाहिए, वो जुबान भी गलत थी। लेकिन उससे खराब जुबान मियां आजम खान बोले ठीक है, कि बिल्कुल ठीक बात है सर, टेस्ट करा, बिल्कुल ठीक बात है आईपी सिंह साहब, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। और सर इसीलिए हम देख भी रहे हैं कि सभी सियासी पार्टियां जो है ना वो इसमें करीब करीब एक जैसी हैं। लेकिन सर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, किसी को मैं एक बात पूछना चाहता हूं आईपी सिंह साहब, देखिए ये बहुत अच्छा लगता है, एक मोरालिटी की बातें, जब नैतिकता की बातें होती हैं, और टीवी डिबेट में तो सर बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए बीजेपी के सीनियर लीडर हैं आईपी सिंह साहब, इतनी अच्छी बातें उन्होंने कही कि हमारे जो लोगों ने बात कही वो अच्छी नहीं है। लेकिन सर एक्शन क्यों रुक जाता है? एक्शन होना भी तो चाहिए, एक एग्जाम्पल भी तो सेट कीजिए, मिसाल भी तो दीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि 14 तारीख को रंजीत बहादुर जी ने इस पर बयान दिया, लेकिन अब तक भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और नित्यानंद राय जी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई कीजिए ना, एग्जाम्पल सेट कीजिए सर। चुनाव चल रहा है,
चुनाव चल रहा है, उनको किसी प्रकार की कोई इजाजत नहीं है कि वो इस तरह की बात कहें। निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। 28 साल मुझे हो गया बीजेपी में काम करते हुए, विद्यार्थी परिषद से लेकर बीजेपी तक। लेकिन जब भी कहीं अगर आप उसका अगर वायलेशन करते हैं, अगर सीमा लागते हैं, तो मोहसिन रजा साहब बचाव कर देते हैं। रणजीत बहादुर जिस वक्त ये बयान देते हैं, 2-2 मंत्री आपके स्टेज पर मौजूद होते हैं। सर दिक्कत यही है ना कि सर 2-2 मंत्री खामोश रहते हैं। मोहसिन रजा साहब 10 दिन बाद उसका बचाव करते हैं। सर ये अफसोस की बात नहीं होता। सर अफसोस की बात यह है कि आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी ही बात आपके दूसरे लीडर नहीं करते हैं। जिस वक्त रणजीत बहादुर ये धमकी दे रहे हैं, दो मंत्री वहां पर बैठे हुए स्टेज पर, वो खामोश रहते हैं। 8-10 दिन बाद आज मोहसिन रजा साहब उसका बचाव करते हैं। सर ये नहीं होना चाहिए ना। एग्जाम्पल पार्टी विद द डिफरेंस सर आप हैं, आपसे उम्मीद भी ज्यादा है सर, देनी चाहिए थी सर, उम्मीद आपसे ज्यादा है। चाल चरित्र चेहरे की बात आप करते हैं, पार्टी विद द डिफरेंस की बात आप करते हैं। उसी वक्त टोकना चाहिए था कि चुनाव का वक्त है, चुनाव में कोई भी इस तरह की बदजुबान आप नहीं प्रयोग कर सकते। उसको मजहबी जो कलर है आप नहीं दे सकते। चुनाव के बाद कर सकते हैं, नहीं कहे भी कभी नहीं कह सकते। कमलाकर जी कभी, कमलाकर जी मुझे पता था, मैं ये समझ ही रहा था कि शायद आप अभी अपनी बात रखेंगे, लेकिन ठीक है, आईपी सिंह साहब की बात आ गई, आपने पूरी बात सुनी। उनकी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी दूसरे लीडरान ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम उस पर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सीधा जवाब आ नहीं पा रहा है। कोई मजबूरी होगी, हम वो समझ रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे, इस तरह की बयानबाजी की जरूरत क्यों पड़ती है, और लगातार जो फेरिस्त आती है वो क्यों? देखिए, दो बातें कहूंगा। आप दोनों बातें कहिए, लेकिन ये जहन में कि आपके भी तमाम लीडरान हैं जो इस फेरिस्त में शामिल है। सर बयानों पर दो बातें कहूंगा। एक तो रहीमन जेहुआ बावरी कह गई सुरग पताल, और आप तो जा भीतर घुसी जूती खाए कपार। तो बेसिक चीज लोग ये बात भूल जाते हैं कि वो जो बात कह रहे हैं, जब आप पब्लिक प्रोफाइल में होते हैं तो आपकी कितनी मजम्मत जनता में होती है, ये चीजें भूल जाते हैं लोग। अब बात पार्टी पे आइएगा तो पिछले कुछ सालों में जो एक अंधभक्ति का जो प्रचलन बढ़ा, और उसको बाकायदा पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खासकर हवा दी गई। गिरिराज सिंह का बयान चुनाव के दौरान ही आता है, पाकिस्तान चले जाने वाला, जो लोग मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। नहीं, बात ये तो हेट स्पीच हो गई। हम तो नाज़िबा अल्फाज की भी बात कर रहे हैं। आपके भी तमाम लीडर हैं सर, कंचमाल जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं आपकी ही तरफ से। सऊद भाई बात पूरी होने दीजिए, मैं बात पूरी होने दीजिए, बीच में काटेंगे तो बात नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब इस तरह के बयानों को आप रिवॉर्ड करते हो, गिरिराज सिंह जी को चुनाव के बाद आप जो है वो केंद्रीय मंत्री बना देते हो। आपकी केंद्रीय मंत्री नीलांजना जी बयान देती हैं, जो रामजादे वाला, उसका दूसरा पार्ट में कहना नहीं चाहता। अभी ये आपके नित्यानंद राय जी ने जो बयान दिया, मैं गारंटी ले सकता हूं, ना आज तक साक्षी महाराज पे कोई कार्रवाई हुई, न नीलांजना जी पे कोई कार्रवाई हुई। दयाशंकर सिंह जी ने विवादित बयान दिया था, उसके बाद उनकी पत्नी को जो है वो आज के समय में जो है मंत्री बनाया हुआ है। तो जब आप इस तरह के बयान बहादुरों को रिवॉर्ड करोगे तो लोगों में ठीक है, बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है सर, ठीक है, ये प्रश्न मैं बस यही जानना चाह रहा था कि आपने कौन से ऐसे कदम उठाए, तमाम अपने जो तमाम पीछे इस तरह के अगर बयान सामने आए तो उस पर आपने क्या नजीर पेश की थी सर? अगर आप एग्जाम्पल दे पाए। आप कब कार्रवाई की है? मैं वही पूछ रहा हूं, कमलाकर जी एग्जाम्पल अगर बता दीजिए आप। बर्खास्त कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था, और दयाशंकर जी की जो पत्नी राजनीति में आई, नहीं मणिशंकर अय्यर से लेके तमाम संजय निरुपम, रोज बिगड़े बोल उनके रहते हैं। आपके नेता जो बचे हैं वो वही तो बोलेंगे। आज तो अभाव हो गया कांग्रेस के नेताओं का, लेकिन मणिशंकर अय्यर से लेके की है तो बता दीजिए। आप हमारे संजय निरुपम की भाषा नहीं देता है। संजय निरुपम जी की किसी बयान में जो है समाज को बांटना नहीं है। आप लोग समाज को बांट रहे हो, आप सत्ता में हो, पूरी तरह से धमकी दे रहे हो, धमकी दे करके जो है वो वोट ले रहे हो। छोड़िए, आप तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को
मतलब अनावश्यक रूप से जेल में डालने का काम। ठीक है सर, मैं आता हूं। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर ही सर सवाल उठाने लगते हैं। दरअसल मुद्दा ये है कि दोनों ही इस तरह की बात क्यों करते। चलिए सर, मैं आऊंगा आईपी सिंह साहब और कमलाकर जी। चलिए ठीक है सर, ठीक है। नाजरीन बेहतर जानते हैं कि कौन कितने पानी में और कौन कितना साफ है, ठीक है। लेकिन अफजल अब्बास साहब, तेज प्रताप जी सीधे सीधे कहते हैं कि सुशील मोदी जी को घर में घुसकर मारेंगे। अफजल अब्बास साहब, आईपी सिंह साहब और कमलाकर जी, आप दोनों के पास में आऊंगा सर। ठीक है सर, ठीक है सर। सर दोनों की, आप दोनों की ऑडियो डाउन है सर थोड़ी। ठीक खालिद साहब, मसला नाजेबा अल्फाज का भी है और साथ साथ खुशनुदी का भी है। आज की ये परंपराएं चल पड़ी है कि हम इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करें ताकि अपने सीनियर लीडरों को खुश करें, उसका तोहफा मिले। मैं किसी पे कमेंट्स नहीं करता, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इस तरह के जो भी अल्फाज, या लालू यादव के बेटे ने जो कल बयान दिया, बिल्कुल मजम्मत करने के लायक है, बिल्कुल करना भी चाहिए। एक सीनियर लीडर बिहार के डिप्टी सीएम है, उनके घर में घुस के मारने की बात है। तो होता क्या है कि इस तरह के साबिक वजीर सेहत है अब थे अभी मेरा ये कहना है कि इस तरह की बातें करके और एक दिन के अंदर में पूरे मीडिया इसको हाइप कर लेती है, पूरी दुनिया दिखाती है। बताइए इससे बड़ा हथकंडा क्या है कि पूरी दुनिया में जान रही है। ये भी एक कॉज है और मीडिया के लोग भी इसको हाईलाइट करते हैं। नहीं, हम ये नहीं करा कि नहीं करना चाहिए, ये गलत है। जिस तरह से बहुत सारे आपके पत्रकार लोग भी इस तरह से किसी मजहब पे उंगली उठाते हैं, किसी फातिमा पे उंगली उठा दिया उन्हें, कि मैंने नहीं कहा इस चैनल के माध्यम से, और ये धर्म पे उंगली उठा रहे हैं कि वो उनकी थी, वो सेक्सी बन जाए। ठीक है सर, मैं निकाल दिए इस तरह की चीप पॉपुलैरिटी के लिए भी मीडिया के कुछ साथी, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, सब नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करके अब एक दिन में पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में पब्लिसिटी पाने का चीप तरीका एक तरीके से लोगों ने अख्तियार कर लिया है। ठीक है सर, पहले हम जो है ना इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सुनते थे, नहीं होना चाहिए। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सुनते थे कि पब्लिसिटी के लिए ये किया, लेकिन अब शायद हर इंडस्ट्री में होने लगा। लेकिन जो भी किया तेज प्रताप ने जो बयान दिया, मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। और ये ट्रेडिशन 5-7-10 साल के अंदर में हम देख रहे हैं कि लगातार ये चला रहा है सब पार्टी में। मैं फख्र के साथ कर रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड का कोई भी कार्यकर्ता इस तरह का बयान नहीं था। हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे, कांग्रेस पे, बीजेपी, आरजेडी पे, किसी पे। हम सब की जिम्मेदारी बनती हो, चाहे जिस पार्टी के लोग, इस तरह के जो भी बयानात नेताओं के आ रहे हैं, वो चाहे अपने आका को खुश करने के लिए आता हो या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए आता हो, ऐसे ही मोरालिटी की बात जो है आईपी सिंह साहब भी कर रहे थे। लेकिन आईपी सिंह साहब भी कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को एक तरीके से जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं जब मैं उनसे पूछता हूं कि कार्रवाई क्यों नहीं होती, बिल्कुल एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। देखिए आईपी सिंह साहब जो हैं, नेताओं को मतलब त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आइंदा कोई नीचे वाला जो है इस पे कदम ना मतलब फिर बोल ना सके। लेकिन हमारी खामोशी या किसी पार्टी के नेताओं की खामोशी इस बात की दलील है कि वो चाहता भी है कि इसके बयान आता है। ठीक है सर, लेकिन डॉक्टर अजय, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और मैं जो बात पूछना चाहता हूं अमरिंदु उपाध्याय जी से, वही सवाल दरअसल मैं आपसे भी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझना चाहूंगा कि ऐसे अल्फाज जो चीफ पॉपुलैरिटी की बात क्या अफजल अब्बास साहब कह रहे हैं उसमें सच्चाई है और इसी को एक हथकंडा बना करके आज इस्तेमाल किया जा रहा है और मीडिया भी इस पर साथ दे रहा है, क्या ऐसा आपको भी नजर आता है? मैं आता हूं अमरिंदु जी आपके पास। नहीं, राजनीतिक सूचिता का लगातार गिरावट है। किसी आयु वर्ग का व्यक्ति सवाल दरअसल ये भी है कि क्या ये स्लिप ऑफ टंग होता है या बाकायदा दिया जाता है? नहीं, यदि स्लिप ऑफ टंग होता तो निश्चित तौर पे इसके लिए क्षमा मांगते लोग, माफी मांगते और उनके लीडर्स जो हैं उस पर कार्रवाई करते, यदि क्षमा नहीं मांगते हैं तो। देखिए, बात सिर्फ यहां तक नहीं है। आज जो राजनीति पूरी तरह से भारत की जिस दौड़ में गुजर रही है, एक संक्रमण का दौर है जिसमें भाषा की सूचिता, समाज में राजनीति को किस दिशा में ले जानी है उसके प्रति सोच की सूचिता और मर्यादा की सूचिता, तीनों कहीं ना कहीं आज बिखराव के कगार पे है। आप देखेंगे किसी आयु वर्ग का व्यक्ति, किसी बड़ा नेता है या छोटा नेता, उसे इतनी समझ होते हुए भी ऐसी पॉपुलैरिटी लेना चाहता है, कुछ सेकंडों के बाइट में अपने को देश में पॉपुलर करना चाहता है और ये बात कर रहा है। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, संगीत सोम जैसे इसकी वाहिद एक तरह से मिसाल है। लोकराज लोकलाज से चलता है, डॉक्टर लोहिया कहा करते थे। राजनीतिक सूचिता का एक परिचय उन्होंने दिया। मैं दीनदयाल उपाध्याय जी की बात जो उनकी भी करना चाहूंगा, जो पॉलिटिकल डायरी उन्होंने लिखी है उसमें भी उन्होंने कहा है कि यदि कोई लीडर्स अच्छा नहीं है,
किसी कारण से कोई पॉलिटिकल पार्टी ने गलत कैंडिडेट दे दिया है तो जनता को अधिकार है कि उस मर्यादा का ख्याल करते हुए, जमहूरियत का ख्याल रखते हुए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए उन पर विश्वास न जताए, उनको किसी न किसी रूप से प्रतिबंधित करे कि वो चुनाव जीते नहीं। इसमें फिर अगर आप ऐसी बात, ये अगर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कोट की और बहुत अहम बात कही, लेकिन फिर यहां पर सवाल आवाम पर भी उठता है कि कहीं ना कहीं वो भी बेदार नहीं है, या फिर जो हो रहा है होने दिया जा रहा है और आवाम भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं जागती नहीं है। नहीं, आवाम के साथ एक बड़ी समस्या है कि जो आज पॉलिटिकल पार्टी का जो हेजोमोनिक टेंडेंसीज है, या तो बड़े लीडर्स हैं, वो जिस तरह से अपने व्यवहार को दिखाना चाहते हैं, जैसे आप देख लीजिए सभी पार्टियों के में तकरीबन सभी पार्टियों का ये चरित्र रहा, उनके कुछ न कुछ नेता जो हैं गलत बयान दे रहे हैं। ठीक है सर, और मैं कार्रवाई देखता हूं पर एक भी चीज, अगर मैं ये देखता हूं कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान तक के महदूद नहीं है, हम डोनाल्ड ट्रंप की भी जो है बातचीत का अंदाज देखते हैं, क्या शिद्दत पसंदी एक तरीके से कहा जाता है कि यूथ को ऐसी लैंग्वेज पसंद आती है, तो वही बात क्या कि सोच समझ करके यूथ को बरगलाने की कहा जा रहा है? देखिए, राजनीतिक सोचिता का अभाव तो हुआ है, राजनीति में कहीं ना कहीं गिरावट तो आई है, और सही पूछा जाए तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो किसी भी विषय वस्तु के प्रति जो गंभीर सोच, सामाजिक सोच होनी चाहिए, ईमानदार नेतृत्व होना चाहिए, इसमें दिन प्रतिदिन गिरावट है। हम कैसे वोट ले, जनता भी और युवा भी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। जरूर उनके समाज निर्माण की बात होती है, मुआशरे की तामीर की बात होती है, और कहीं ना कहीं जो एक नौजवान तबका है वो अपने सियासी लीडरान को देखता है, लेकिन शायद हमारे आज के सियासी लीडरान एक मुहज्जब मुआशरे के लिए बुनियाद तैयार ही नहीं कर रहे हैं। हम छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे और बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। बात तमाम लीडरान की फिसलती जबान की, और सवाल यह कि क्या ये फिसली हुई जबान होती है या वाकई सोच समझ करके इस तरह के बयानात दिए जाते हैं, और दरअसल इस तरह से बयानात देकर के अपना सियासी मफाद को ही साधा जाता है। इस पर हम बातचीत करें, हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद हैं। अमरेंदु उपाध्याय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो सवाल दरअसल अफजल अब्बास साहब ने उठाया मीडिया को लेकर के, मीडिया की जिम्मेदारी को लेकर के, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या वाकई मीडिया भी आज के वक्त में गैर जिम्मेदार हो रहा है, और उसी की वजह से ऐसे जो तुच्छे लीडर होते हैं उनको अपनी दुकान चलाने का एक जरिया मिल जाता है और एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और हम उन्हें बड़ा बना देते हैं? ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा है या नहीं ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अफजल साहब की बात में दम काफी है। हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से कि मीडिया के अंदर भी ऐसे लोगों की भरमार हो गई है जो उल जरूर तमाम बातें करते हैं। नहीं सर, मीडिया के अंदर की बात तो अभी हम कर ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि क्या मीडिया की जिम्मेदारी जो बनती है कि इस तरह के जो है बयानात ना दिखाएं या फिर उनको तवज्जो ना दें, जो बात आ रही, तो इन लीडरान को तवज्जो देने का एक कहीं ना कहीं जो एक सिस्टम है, एक तरीका है, ये क्या नहीं होना? तवज्जो की बात यह है कि तेज प्रताप कोई छोटे आदमी तो है नहीं। तेज प्रताप यार लालू जी की बेटा का रंजीत बहादुर जी को आप ले लीजिए, संगीत तुम जी को भी पहले कौन जानता था? नहीं, बात वहां से आती है। और आपने भी अभी सर यही कहा था ना कि तमाम जो छोटे लीडर हैं वो इस तरह की बातें कहकर बड़े बनते हैं, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा। इसी बिना पर मैं पूछ रहा हूं। हाँ, नहीं, बिल्कुल ऐसा बनता है, और तमाम लोग बन गए हैं, लोग मुख्यमंत्री और जाने क्या क्या मंत्री तक बन गए हैं इसी तरीके की बातें कर करके। तो जाहिर सी बात है कि मीडिया का एक रोल तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मीडिया ही ये करता है ये नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल ठीक, मीडिया ही ये नहीं करता है। आप बोलते हैं तो मीडिया उसको दिखाता है। भाई मीडिया का काम क्या है? जो आपने कहा उसको जनता तक पहुंचाना। तो आप अगर इसलिए बोल रहे हैं कि आप उल्टा सीधा बोलेंगे और वो मीडिया के जरिए ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो ये आपकी गलत सोचे। मीडिया की शायद सर मीडिया जिम्मेदारी से ही दिखाता है। मीडिया उस पर कहीं से भी बढ़ा चढ़ा करके अच्छा बना करके नहीं दिखाता है, कहता है कि ये गलत है और कैसे बयान दिए जरा देखिए। अब जैसे तेज प्रताप की बाइट है, आप उसे दिखा रहे हैं, या आप दयाशंकर सिंह की बाइट है, आप उसको दिखाएं। आपने रंजीत बहादुर की बाइट दिखाई, आप उसको दिखाएं। तो इसमें आपने क्या पढ़ाया चढ़ाया? भाई जो आपने बोला एज इट इज आपने उसको दिखा दिया। तो इसमें मीडिया ने तो कुछ किया नहीं। सवाल यह है कि आपने जो गलत कहा उसकी वो बात भी तो जनता तक पहुंचे कि आप क्या बोल रहे हैं। और उसमें अगर आपका दल आपको बयान बहादुर जो समझ करके कि आप बहुत काम के आदमी, आपको अगर सम्मानित कर दे और आपको कुछ पद दे दे, तो उसके लिए क्या है? अब देखिए आईपी सिंह साहब यहाँ पे बढ़ावा सियासी पार्टियां देती हैं, बिल्कुल देती है। मैं उदाहरण दूं, आईपी सिंह साहब जी जो हैं वो विद्यार्थी परिषद के समय से भारतीय जनता पार्टी की और संघ परिवार की राजनीति कर रहे हैं, पुराने लीडर हैं।
दयाशंकर सिंह आईपी सिंह जी के जूनियर हुआ करते थे। दयाशंकर सिंह जी को कितने रिवाज मिल चुके, आईपी सिंह जी साहब को क्या रिवाज दिया पार्टी ने। आईपी सिंह साहब के मुंह से गलत शब्द नहीं निकल सकते, बहस करेंगे बहुत तेज, हमसे भी लोग जाएंगे काफी तेजी से, लेकिन बदजुबानी नहीं करेंगे, तो इसलिए इनको नहीं मिलेगा। संगीत सोम कल आए, पहले समाजवादी पार्टी में होते थे, वहां क्षत्रिय सम्राट हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी में आकर तो हिंदू हृदय सम्राट होगा, उनको पुरस्कार मिल गया। आईपी सिंह साहब, सुरेश राणा जी को मुस्कुराहट सर बहुत कुछ कह रही है, मैं उस मुस्कुराहट पर रिएक्शन चाहता हूं सर। ये समस्या, क्या आप मुस्कुरा करके अमलेंदु जी की बात की एक तरह से हिमायत कर रहे हैं, सहमति दे रहे हैं क्या? इससे ही पूरे हाँ देखिए, वो छात्र राजनीति से शुरू से जुड़े रहे हैं, वो ठीक बात है कि आज यहाँ इस मुकाम पर वो बैठे हैं, हम लोग के साथ बैठे हैं, लेकिन छात्र राजनीति से सारे लोग आए हैं और छात्र नेता अपने शुरुआत से ही बहुत संघर्ष करता है। वहां से संघर्ष करते करते हम लोगों ने इन 27-28 सालों में जो कुछ सीखा है, तो ये रखा है कि अगर कहीं आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की तो आपको अपोलाइज करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए और पीछे आना चाहिए, और कहीं ऐसे लोग हैं तो उसकी आलोचना भी होनी चाहिए, चाहे वो पार्टी लाइन पर वो आपके खिलाफ जा रही हो। तो इस तरह के विचार मेरे अपने व्यक्तिगत हैं, और पार्टी में भी अगर देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से एक संदेश पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को दिया है कि हमारी केंद्र में सरकार है, 17 राज्यों में सरकार है, पूरे देश का वर्कर सबका साथ सबका विकास के साथ काम करे, सभी के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। कोई इस तरह की बात कहता उसकी आलोचना होनी चाहिए। और मैं एक बात कहूं आपको कि अगर कोई ऐसी बात करता तो उसके खिलाफ निश्चित तौर से पार्टी कार्रवाई करती है। आपको याद होगा कि साक्षी महाराज को बुलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्यालय पर बहुत डांटा था, और साक्षी महाराज ठीक बात है आज हमारी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन वो उससे पहले 6 वर्षों तक समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, और हमारी पार्टी में भी ऐसे बहुत बड़ी संख्या में बाहर से आए हुए लोग हैं। अगर उनकी जुबान फिसलती है तो लगातार पार्टी उनसे कहती है कि भाई आप इस लाइन पर कतई मत बोलिए, कोई विवाद मत खड़ा करिए, क्योंकि पार्टी उससे कटघरे में कहीं खड़ी होती है। पूछना यह चाहता हूं आईपी सिंह साहब कि चलिए बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन सर इसमें एक छोटा सा जिसको कहते हैं ना कि लोचा है। दरअसल दिक्कत यह है कि जो बात कही गई वो तो मंजरे आम पर आ गई, मीडिया की सुर्खियां बन गई, हेडलाइंस बन गई, और मंच से तमाम लोगों के सामने कही गई, यानी कि अवामी रैलियों में कही गई। लेकिन पार्टी उन्हें डांटती है, डपटती है, ठीक है, बुला करके आपके कौमी सदर ने डांट दिया साक्षी महाराज को, लेकिन उसके बाद एक मैसेज बाहर नहीं आया ना सर। आपने अंदर खाने क्या कुछ किया वो नहीं लोग जान रहे हैं, लोग तो यही जान रहे हैं ना कि सामने कम से कम वो ऐसा बोल रहा है। आप याद करिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए सर। अपनी स्टेटमेंट में कहा कि हमने उन्हें बड़ी कड़ी हिदायत दी है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए जिससे पार्टी का नुकसान हो। नगर निगम की सीट की परवाह नहीं करनी चाहिए आईपी सिंह साहब, इस बात को भी याद रखिए। बयान देखिए, आज पार्टी में खालिद साहब, आज पार्टी में हजारों विधायक हैं, सैकड़ों सांसद हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, 12 करोड़ उसके सदस्य हैं। अगर कोई इस तरह की बात कहता है उसे सीधे पार्टी का संबंध नहीं हो सकता। अगर कोई इस तरह की बात कहता है उसके व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, ये आधिकारिक बयान पार्टी का नहीं हो सकता। आपकी पार्टी ये आधिकारिक बयान के लिए पार्टी उन्हें कतई नहीं अधिकृत करती है। व्यक्तिगत बयान आता हूं आपके सवाल पूछना चाह रहा हूं। आईपी सिंह साहब मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं सर, ये देखिए बड़ा अच्छा तरीका है तभी सभी सियासी पार्टियों का, आपने जिक्र कर लिया, इससे सवाल आपसे कि भैया हमारा कोई इसका लेना देना नहीं है, ये इसका जाती बयान है। सर ये कब तक चलेगा, क्यों नहीं इसको लेकर के गाइडलाइन बन रही है? और दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या नगर निगम की सीट आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो गई कि रणजीत बहादुर जैसे लोगों को आप पार्टी से बाहर नहीं निकाल पा रहे? सर निकाल दीजिए ना सर, एग्जाम्पल सेट करिए ना। कम से कम पार्टी लाइन अगर वो नहीं है, पार्टी लाइन के अलग एक आदमी बात कर रहा है, तो कम से कम इतनी तवज्जो तो नहीं देनी चाहिए एक नगर निगम की सीट को। विश्वास करिए ये मैटर आपने उठाया है, और जहां भी ये बात आई है पार्टी इसको गंभीरता से नहीं। आईपी सिंह साहब मैं इस पर अफसोस के साथ आपसे बात करना चाह रहा हूं करेगी, और कहीं किसी को अफसोस के साथ रणजीत बहादुर हो या शेर बहादुर हो, नहीं सर, किसी को इस बात की इजाजत नहीं है कि जो पार्टी वर्षों से जो जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है, आगे बढ़ी है, आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, किसी को इजाजत नहीं देती कि आप अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, चुनाव के लाभ के लिए आप इस तरह की बातें करें।
टोक इसलिए रहा हूं सर कि मुझे अफसोस इस बात का है कि 14 तारीख को रणजीत बहादुर का यह बयान सामने आता है और हमने 16 तारीख पर इसी तरीके से बातचीत कर रहे थे। रणजीत बहादुर जी ने जी सलाम से भी फोन पर बात की। स्टूडेंट विंग है, चाय वाला कहकर प्राइम मिनिस्टर का माननीय प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या कांग्रेस चलिए हम कहीं और नहीं जा रहे सर, जो अभी आपने बात की है उस पर जवाब किया सर, मैं उस पर जवाब चाह रहा हूं। असल में आपने कहा, कमलाकर जी मैं आता हूं आपके पास। ये तो कांग्रेस की देन है कमलाकर जी, चलिए आज एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है और आप सबकी देन है कि पूरे देश को चाय भिजवा देंगे। ठीक है, आईपी सिंह साहब से सवाल पूछ लूं पहले मैं। आईपी सिंह साहब, आपने कहा बहुत अच्छी बात है कि आपके संज्ञान में ये बात आई है, आपके नॉलेज में आई है, आप इस पर एक्शन लेंगे या कम से कम आगे लेके जाएंगे। लेकिन सर अफसोस इस बात का है कि 14 तारीख को रणजीत बहादुर इस तरह का बयान देते हैं, 16 तारीख को हम इसी तरह आज का मुद्दा कर रहे थे, उनके बयान पर ही हम बातचीत कर रहे थे और जी सलाम ने रणजीत बहादुर से फोन पर उस दौरान बात भी की लाइव डिबेट में भी वो बार बार ये कहते रहे कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं तो ऐसे करूंगा और इस तरीके से ही होगा। इतने गैर जिम्मेदार तरीके से वो बयान दे रहे थे। यहां पर आपके बैठे हुए बीजेपी लीडर उस वक्त भी कह रहे थे कि हम इस पर संज्ञान लेंगे। सर 10 दिन गुजर गया सर, 16 तारीख से आज 23 तारीख हो गई, अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है सर। पहले मरहले का वोटिंग भी हो चुकी है। रजा साहब तो समर्थन में उतर आए, मैं वही पूछ रहा हूं साहब। मेरे संज्ञान में भी ये बात आई है, आज आप पैनल पर इस बात को उठाए हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलकर इस बात को उठाऊंगा कि हमें ऐसे लोगों की कतई जरूरत नहीं है जो किसी तरह का भी माहौल प्रदेश या देश में खराब कर रहे हो। वो अपनी राजनीति के लिए पार्टी को नहीं बदनाम कर सकते सर। आपने जिम्मेदारी से बात कही है, नहीं ले सकते। कम से कम सर मुझे ये उम्मीद है किसी भी तरह की इजाजत नहीं देगी कि आप इस तरह की उलूल जुलूल बातें जो है कह के एक तरह से मैसेज दीजिए और पार्टी को कटघरे में खड़ा करिए। ठीक है सर, मैं आपने बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कही है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपनी बात पे कायम रहेंगे और कम से कम हमें ये सुनने को मिलेगा कि इस तरह पर कम से कम इस पॉइंट पर पार्टी ने संजीदगी से कुछ काम किया। जी आईपी सिंह जी। जी क्या कह रहे हैं आप? नहीं, हमने कहा ना कि हमारे जितने भी संज्ञान में आया, जो भी आज तक किसी ने अगर कोई बात कही है तो मेरे जो नॉलेज में पूरी बात आज तक आई है, पार्टी ने या तो शो काज नोटिस दिया है, उस शो काज नोटिस के बाद पार्टी बुलाकर जो हमारा फोरम है जिसपे अनुशासन समिति है वो बैठती है। अनुशासन समिति के सामने अब आपको अपना पक्ष रखना होता है। पक्ष से अगर अनुशासन समिति अगर सहमत नहीं होती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और पार्टी कार्रवाई करती है। थोड़ा प्रोसेस लगता है। हम कांग्रेस की तरह या अन्य राजनीतिक दलों की तरह परिवार की पार्टी नहीं है। डिबेट में ये बात बर्खास्त कर दिए, सीधे ऑन एयर कहा बर्खास्त, ये बीजेपी में नहीं होता है। हमारे अनुशासन समिति है, उसके पास इस तरह का मामला आता है फिर उठाया जाता है। ठीक है सर, आपने इतनी जिम्मेदारी के साथ ये बात कही है, परिवार की पार्टी तो नहीं है, दिखेगा, इसका असर दिखाई देगा। श्रीमती सोनिया गांधी के बाद श्री राहुल गांधी जी, अरे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुखिया होता है, बाकी जगहों पे वंशवाद का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। उस पर जवाब दीजिए। आपके लिए चीफ मिनिस्टर आखिर क्या कारण है? आपके लिए बाकी जगहों पे कौन सा आईक्यू लेवल बड़ा है? मतलब श्री राहुल गांधी जी देश के और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजे तक जो है वो सब वंशवाद का शिकार है। वंशवाद पे तो बात मत करिए, जो बात हो रही है उसकी बात करिए। नहीं, आप बताइए ना। राहुल गांधी क्यों? ठीक है कमलाकर त्रिपाठी जी, लेकिन कम से कम आप ये तो देख रहे हैं ना कमलाकर त्रिपाठी जी, कमलाकर त्रिपाठी जी, कमलाकर जी, कम से कम आप ये देख रहे हैं ना कि आईपी सिंह साहब जिम्मेदारी से इस पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर हम आगे बढ़ेंगे। ये आपको कम से कम इस पर तारीफ करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये तारीफ के काबिल कदम है और उनकी जो बात है वो तारीफ के काबिल है? नहीं, वो कर ही नहीं सकते साहब। वो अब मेरी भी बात कही, उन्होंने जवाब दे दिया तो फिर मैं आप बोल दीजिए भाई आईपी सिंह साहब। मैं क्या ठीक है सर, आप ही दे दीजिए ना सर। वो चुप हो गए, आईपी सिंह साहब चुप हो गए सर। तारीफ कर ही दीजिए सर, ऑनर ही कर दीजिए। ये कम से कम एक अच्छा ही एग्जाम्पल सेट होगा सर, बुरा नहीं होगा। सऊद भाई एक बात बताइए ना। अरे आईपी सिंह भाई, मैं भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, बीएचयू छात्र संघ उपाध्यक्ष रहा, ये भी स्टूडेंट लीडर रहे हैं।
इन्होंने जो बात कही इससे इतर आप उम्मीद क्या कर रहे थे? आपके चैनल पर बैठ करके क्या ये कहेंगे कि जो है नहीं मैं कार्यवाही नहीं कराऊंगा, मैं अपने हाईकमान को इस बारे में नहीं कहूंगा? देखिए सर, आजकल ऐसा भी नहीं होता है ना सर, आजकल ऐसा भी नहीं हो रहा है। अगर इस तरह की बात आ रही है तो मैं तो कम से कम इसको काबिले तारीफ कदम मानूंगा, लेकिन इसका असर जरूर देखना चाहूंगा। आईपी सिंह साहब, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं, सऊद भाई जो जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं, जो सत्ता में हैं, मोहसिन रजा साहब, वो आकर के डिफेंड कर रहे हैं। इस पर फौरन रिएक्शन नहीं लेते, मुझे ब्रेक पर जाना है। आईपी सिंह साहब, इस बात का जवाब, मोहसिन रजा साहब इस पर कहीं ना कहीं साथ दे देते हैं। नहीं, मोहसिन रजा से मैं इस बात से असहमत हूं। मोहसिन रजा जी अगर और चौहान साहब दोनों मंत्री वहां थे, अगर रंजीत बहादुर सिंह ने कुछ कहा तो अगर ये लोग सीनियर बीजेपी के लीडर होते तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये जरूर उस बात को टोकते और वो बात समझते, लेकिन उनसे ये चूक हुई है। उस चूक के लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तरह की जुबान बीजेपी किसी को अलाउ नहीं करती है कि वो इस तरह की भाषा का। चलिए सर, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है सर, मुझे जाना कि चलिए ठीक है, लेकिन कम से कम आईपी सिंह साहब ने इस बातचीत में जिम्मेदारी के साथ ये तो कहा कि वो इस मामले को यही नहीं रोकेंगे। उनके सामने इस तरह की बात अभी आई है और इस पर वो आगे जाएंगे और कहीं ना कहीं जो भी एक्शन होगा वो लेने की कोशिश की जाएगी पार्टी की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से लौटते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से हम वापस लौट आए हैं। बात नेताओं की फिसलती जबान की कर रहे हैं और सवाल दरअसल ये कि क्या ये बातचीत जो होती है या फिर इस तरह के बयान जो सामने आते हैं वो सोच समझ कर दिए जाते हैं या फिर वाकई ये स्लिप ऑफ टंग है, जबान फिसल जाती है। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और डॉक्टर अजय, ये जो तमाम बातें आई और इससे पहले जिस जिम्मेदारी के साथ आईपी सिंह साहब ने बातें कही कि हाँ ठीक है वो इसको लेकर के आगे जाएंगे और एक्शन होना चाहिए, क्या इस तरह के मैसेज की जरूरत है आज? और सभी पार्टियों में इस तरह के लोग कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं आज। निश्चित तौर पे आईपी सिंह साहब को इस बात के लिए तो बधाई देना ही चाहिए कि कम से कम उन्होंने स्वीकारा तो कि उन्होंने गलती की है। नहीं तो दुर्भाग्य से पिछले कई पार्टियों में और इंक्लूडिंग भाजपा में भी कई ऐसे वक्तव्य हुए और उस पर किसी ने स्वीकारोक्ति नहीं दी, कोई स्पोक्समैन बोलना नहीं उसको प्रेस करते दिख रहे हैं। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूं आपसे चर्चा में कि आज आलोचना, षड्यंत्र और विरोध की भाषा में लोगों ने डिफरेंस बोल गए हैं। लोगों में ये अंतर समझना हमें होगा कि आलोचना स्वस्थ होती है, आलोचना अपने प्रतिस्पर्धी के साथ की जा सकती है। राजनीति में भाषा शैली का एक लिमिट है, निमित है कि कहां तक आपको जाना चाहिए और कहां से आपको नहीं नीचे जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ये सिर्फ स्थानीय रंजीत सिंह और बाकी बहादुर की बात नहीं है। ये बड़े बड़े देश के बड़े बहादुर भी जो आज हैं, कभी किसी पार्टी को आप दीमक कहते हैं, कोई किसी पार्टी को प्रधानमंत्री पर ही कभी कोई बोलना शुरू कर देता है, कभी प्रधानमंत्री की भी भाषा बदल जाती है। बड़ा दुखद है कि राजनीति में एक स्तर होता है, उस स्तर को आपको मेंटेन करना चाहिए। यदि आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो आप देखिए पुराने लीडर्स को देखिए, अटल जी आज जो है ना, आप अटल जी को देखिए कितनी सभ्यता थी भाषा में, भाषा की सूचिता कितनी थी। आज भी उनके दीवाने लोग हैं जब उनके पुराने चीजों को आप याद करेंगे। लेकिन वीके सिंह जी ने जब दलित बच्चों पर बयान दिया उस पे कोई सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। ये जो द्वंद्व है मीडिया में, जो द्वंद्व है और कम समय में अपनी बात रखने की और अपनी सभी बात रखने की, यहीं से कई बार आप टंग जो है आपकी फिसल जाती है और फिसलने के बाद आप इसको स्वीकार लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। आईपी सिंह साहब और कमलाकर जी, मैं आता हूं आप दोनों के पास, लेकिन अब्दुल अब्बास साहब, एक तरफ तो आईपी सिंह साहब सीधे कह रहे हैं कि ठीक है ये चीज ठीक नहीं है और जाती तौर पर तो वो उसकी हिमायत नहीं करते हैं और एक्शन की भी बात कर रहे हैं कि वो जरूर आगे लेकर के जाएंगे बात को। लेकिन इन सब के बीच जो बात आप कह रहे थे कि मीडिया की जिम्मेदारी है और मीडिया तो कभी ये नहीं कहता कि रंजीत बहादुर ने जो बयान दिया वो बहुत अच्छा है। मीडिया अगर उसको दिखाता भी है तो ये कह के दिखाता है कि देखिए बीजेपी लीडर किस तरीके से धमका रहे हैं या कहीं ना कहीं उसकी मुखालिफत ही की जाती है, इस तरह के अल्फाज की।
क्या आपको लगता है कि अभी भी मीडिया जिम्मेदार नहीं? मैं मीडिया को जिम्मेदार नहीं मान रहा हूं। देखिए, आईना का दो रुख है, दोनों रुख को देखना पड़ेगा। अब कोई घटना घटती है तो जाहिर से बात मीडिया किस लिए है, मीडिया दिखाएगी। आप लेकिन इतना तरजीह देने की बात, देखिए बिल्कुल उनकी बात, उपाध्याय जी की बात से सहमत हूं कि छोटे लोग जो मौका मिलता है तो इस तरह की बातें करके अपने आप का अपने इमेज बनाने के लिए और अपने आकाओं को खुश, फिर मैं कह रहा हूं, अपने आकाओं को खुश करने के लिए कि मैंने आपकी शान में कहा, कोई बात नहीं सर, आपके लिए नहीं कर दिया, उनको उसका रिवार्ड मिल रहा है। मेरा यह मानना है कि मीडिया इस तरह को तरजीह कम करे। बिल्कुल दिखाइए कि हमने गलती किया, हमने कोई बयान दिया जो देश हित में, समाज हित में, धर्म हित में गलत है तो उसका कंडेम करना चाहिए। मैं सिंह साहब की बात से मुत्तफिक हूं कि उनके जैसा नेता या हम लोग जो बैठे पैनल में अपने लेवल पे इस तरह की जो घटनाएं घटी इसको रोकने की कोशिश के लिए कदम उठाए, वह काबिल सताइश है, काबिल तारीफ है। मैं पार्टी से हट के बात कर रहा हूं, ना बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी की बात नहीं। हम अगर नहीं समझेंगे, हम अगर इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो हमारी नस्लें भी इसको का इमिटेशन करेंगी, अनुसरण करेंगी। वो भी आएगा कि गाली बगेगा, आपको गाली बगेगा, आपके माँ भाई को गाली बगेगा, हमें माँ भाई को गाली बगेगा, उनके बाप दादा को गाली बगेगा, कल अखबारों का सुर्खियों में छपेगा, टीवी में छपेगा। इस तरह की परंपरा जो आज हिंदुस्तान की राजनीति में हो रही है, इससे हम सब की जिम्मेदारी बनती है, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, सीपीआई, सीपीएम, सब कुछ की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग पहल करें। मैं तारीफ कर रहा हूं जी सिंह साहब की कि कम से कम इतना तो कहा कि मैं सिर्फ अपने लेवल पे बात उठाऊंगा। मैं सब ये भी जानता हूं कि आपकी बात कहां तक पहुंचेगी मैं नहीं जानता, लेकिन आपने एक ऑन एयर, एक बड़े चैनल पे, एक नेशनल चैनल पे इस बात को तस्लीम किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह काबिल सताइश है, काबिल तारीफ है। और दूसरी बात, मैं एक बात अधूरी रह गई कि मीडिया, मैंने कहा मीडिया की जिम्मेदारी, मीडिया के जो पत्रकार पर मैंने छोटी सी बात कही थी, मैं फिर कह रहा हूं, चूंकि मजहब, धर्म, सियासत को एक साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे पत्रकार जो आजकल जो है, नहीं मैं बोलने दीजिए, चूंकि मैं अपने पार्टी के तरफ से एक हैसियत से भी बोल रहा हूं और एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते, जिस तरह किसी मजहब के देवताओं पर एक कमेंट्स किया गया है जो नाजेबा हरकत है, उसकी भी कंडेम करना चाहिए। प्रोफेट मोहम्मद की बेटी, प्रोफेट मोहम्मद की बीवी, हजरत ईसा की बीवी पे जिस तरह से कमेंट किया है किसी पत्रकार ने, उसको लानत भेजना चाहिए। हम सब की जिम्मेदारी बनती है, तभी हिंदुस्तान बचेगा। हमें तोड़ने की हमें तो हिंदुस्तान तोड़ने की बात करनी चाहिए, तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारी की बात समझनी चाहिए। लेकिन कमलाकर जी, बात वही होती है ना कि जब एक सियासी पार्टी दूसरी सियासी पार्टी को प्रेस करे, उसके अच्छे कदम को अच्छा कहे, बुरे को बुरा कहे, तभी तो अच्छा होता है। आप खुल करके आईपी सिंह साहब की तारीफ भी नहीं कर पा रहे। क्या कहीं आपको लग रहा है कि तारीफ कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपका सियासी मेयार कम हो जाएगा? सर, अगर कोई अच्छी बात है तो हम प्रेस कर सकते हैं। आप देखिए, बातचीत का एक रुख ही बदल गया। अगर आईपी सिंह साहब का स्टैंड ये नहीं होता तो शायद हम इस तरह की बात ही नहीं करते। सऊद भाई, आईपी सिंह साहब की बात को प्रेस करने से कौन इनकार कर रहा है, लेकिन जो रिजल्टेंट फैक्टर है उसको तो देखेंगे आप कि मोहसिन रजा साहब जो मंत्री हैं इनके, वो उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। अभी तक आपने खुद कहा कि 10 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बेसिक चीज समझिए कि जैसे गौरी लंकेश जी पत्रकार की हत्या होती है, उस पे जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी और आनुषंगिक संगठनों के लोग और जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं, वो ये कहता है कि एक कुतिया मरी और बाकी कुत्ते बिलबिला रहे हैं। हम ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर। ठीक है, कोर्ट भी करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आप वो तो सोचना चाहिए। आपने जो नजीरें प्रस्तुत की, वक्त जरा कम है, इसके बाद फाइनल कमेंट लूंगा आईपी सिंह साहब से। फाइनल कमेंट के तौर पर आईपी सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। चल देखिए सर, एक तरह की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं आपकी तारीफ तो हो रही है कि चलिए आपने एक अच्छा कदम उठाया, आप एक अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नजर इधर भी आ जाती है कि क्या उसका असर होगा, और शायद हम भी ये नजर रखेंगे कि उसका असर कितना दिखता है सर। और कमलाकर जी का भी खदशा यही है कि अगर एक आपका वजीर, एक मंत्री उसका आज प्रेस कर रहा है, समर्थन कर रहा है, तो आईपी सिंह साहब की बात कितनी सुनी जाएगी? सकता हूं, देखिए, डंके की चोट पर और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 3.5 साल की जो केंद्र की हमारी सरकार है, तमाम देश के 2/3 राज्यों में हमारी सरकार है, 8 महीने की उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, देश में दंगा होने का माहौल पार्टी ने और सरकार ने नहीं बनने दिया। सर रंजीत बहादुर पर आ जाइए ना सर। और जो भी इस तरह की बात करेगा और बीजेपी से जुड़ा होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आधार पर
आईपी सिंह साहब मेरी बात सुन उठाती रही है। करना चाहते हैं। कभी कांग्रेस मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में आपने थाने तो खोले, पुलिस चौकी तो बनाई, लेकिन आपने इंस्टीट्यूशन नहीं खड़ा किया। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार अब्दुल साहब बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। पहली बार देश में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत जल्दी से अपनी बात मैं आईपी सिंह साहब मैं सबके लिए कह रहा हूं, यूनिवर्सिटी दी और तमाम तरह की आईपी सिंह साहब मैं सबके लिए सब पार्टी के लोग मैं भी कह रहा हूं कि सियासत की बुनियाद नफरत पे नहीं डाली जाए, बल्कि सियासत जो है मोहब्बत की बुनियाद। विवेक का फाइनल कमेंट अमलेंदु उपाध्याय जी, जो अफजल अब्बास साहब कह रहे हैं, शायद हमको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से हम अपनी बात को लेकर के मुल्क की तामीर और महज़ब मुआशरे की तामीर में हमारी बात कितनी इंपॉर्टेंट है इसको समझना पड़ेगा और पार्टी से अलग हट करके एक बड़े अच्छे मुआशरे की महज़ब मुआशरे की तामीर करने की बात सोचनी होगी, यानी अपनी जिम्मेदारी की बात। नहीं, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी की बात। तो जाहिर बात है कि राजनीतिक दलों के साथ साथ जो समाज है हमारा, उसको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि आप किन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, आप किन को वोट दे रहे हैं। जब वोट देने का वक्त आए उस समय आप ये तय कीजिए कि जिस आदमी खुद आवाम की और मुआशरे की भी जिम्मेदारी है कि जिस आदमी ने गलत जुबान का इस्तेमाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक अंग्रेजी की कहावत है कि यू कांट कारपेट द अर्थ बट यू कैन वेयर अ फुटवेयर। जी हां, शुरुआत खुद से ही करनी है और इस तरह के नासेबा अल्फाज या इस तरह की जो तमाम बयानबाजी है उसको किसी भी तरह से समर्थन मत दीजिए, उसकी किसी भी तरह से हिमायत मत कीजिए। अगर एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की आपको तामीर करनी है तो अपनी जिम्मेदारी अपनी सतह पर निभानी होगी और यह बात हमें अपने लेवल पर भी समझनी होगी और सभी सियासी दल को और सभी सियासी लीडरान को भी इस बात पर बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत कम से कम आज के दौर में तो आ पड़ी है। आज का मुद्दा में बस इतना ही।